देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं अर्चना सिंह और आज हम हाजिर हैं गाजियाबाद में चुनावी अखाड़े के साथ। 2022 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बजे हुए बहुत वक्त हो चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी वो तारीख जब पहले चरण का मतदान होगा और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए वोटिंग होगी। बेहद महत्वपूर्ण है ये सीटें, क्योंकि इसी में जो सरकार है, जो बीजेपी है कहा जा रहा है, उसको सबसे ज्यादा खतरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था और उसका असर भी हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि 2017 में सभी गाजियाबाद लोकसभा की सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2012 में वो एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। तो 2022 का समीकरण किस तरह से बैठेगा, ये समझने के लिए आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद यूपी का औद्योगिक जिला और दिल्ली के एंट्री पॉइंट के तौर पर पहचाना जाता है। शहर की स्थापना 1740 में गाजी-उद-दीन के नाम पर हुई थी और इस शहर के नाम पर बॉलीवुड में गाजियाबाद पर कई फिल्में भी बनी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी गाजियाबाद से नाता रहा है। दरअसल 14 नवंबर 1976 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने नेहरू के जन्मदिन के मौके पर गाजियाबाद को जिला बनाने का फैसला किया था। पहले गाजियाबाद एक तहसील थी जो मेरठ जिले का हिस्सा थी। जिला बनने के बाद अगस्त 1994 में गाजियाबाद को नगर निगम का दर्जा मिला। गाजियाबाद शहर की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं। मुरादनगर, लोनी, साहिबाबाद, मोदीनगर और गाजियाबाद। जहां तक गाजियाबाद सीट की बात है तो साल 1951 से अब तक कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने 7, बीजेपी ने 5 और बीएसपी ने 1 बार जीत हासिल की है। अन्य पार्टियों ने 4 बार, लेकिन समाजवादी पार्टी 1 बार भी चुनाव नहीं जीत सकी है। गाजियाबाद सीट से किस पार्टी ने किस पर दांव लगाया, अब जरा ये जान लीजिए। बीजेपी की ओर से स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग मैदान में हैं। बीएसपी ने सुरेश बंसल को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने विशाल वर्मा पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने सुशांत गोयल पर भरोसा जताया है। सुशांत गोयल सुरेंद्र प्रकाश गोयल के बेटे हैं, जिन्होंने साल 2002 में लगातार 3 बार के बीजेपी विधायक बालेश्वर त्यागी को हराया था। और हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़े हैं, वो लोग जुड़े हैं जो यहाँ पर चुनावी समर में उतरे हैं। हमारे साथ बीएसपी से देवेंद्र वर्मा जी हैं और आरएलडी से हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इंदरजीत सिंह टीटू, साथ ही कांग्रेस के नेता सुनील चौधरी हमारे साथ हैं और बीजेपी से विकास डागर हमारे साथ हैं। विकास जी, 2017 तो बड़ी आसानी से आप लोगों ने पार कर ली थी समर, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुश्किल लग रहा है, खासतौर पर ये गाजियाबाद विधानसभा सीट। देखिए, जब से योगी जी सरकार आई, 5 साल योगी सरकार ने काम किया, ऊपर से लेके नीचे तबके तक जितनी भी योजनाएं आई सरकार की, वो सबको नीचे तक इम्प्लीमेंट किया गया है। और सरकार द्वारा अगर किसानों की भी बात करें, 3 नई मिलें लगाई, 20 मिलों का आधुनिकीकरण किया गया। सरकार में जितने भी हमारे काम हुए, आप एक भी बता दीजिए किसी हमारे मंत्री पे, किसी विधायक पे, किसी सांसद पे कोई किसी तरह का दाग नहीं है। सरकार ने सच्चाई ईमानदारी से काम किया है और उसी काम के बदौलत हम लोग सरकार में फिर से आ रहे हैं। योगी जी की सरकार फिर से बनने जा रही है। देवेंद्र जी, 2012 में तो आप लोगों ने अच्छा किया, लेकिन 2017 में आपकी नैया डूब गई। अब क्या आपको उम्मीद है इस गाजियाबाद विधानसभा सीट से? मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने यहां पे हमारे जो चुनावी अखाड़ा जमाया और सब लोगों की बात जानना चाहा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2007 में माननीय बहन जी की सरकार बनी
और माननीय बहन जी की सरकार से सब लोग संतुष्ट थे, लेकिन कुछ गलतफहमी लोगों ने फैलाकर उल्टी सीधी बात कराकर 2012 में जो है ना 2012 में भी उल्टी सुल्टी बातें, 2017 में भी और लोग मान गए। और कामों को ध्यान दूसरी नहीं बात दिया यह लोगों है, ने। आज भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा को लोग बाग मानते हैं, उनके शासन को याद करते हैं। और उत्तर प्रदेश में अब जब 2022 का इलेक्शन चल रहा है, इसमें बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई भी सरकार नहीं बना सकता। मतलब आप किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे? किंग मेकर भी हैं, हम किंग भी हैं। बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। इंद्रजीत सिंह जी, आपने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उम्मीदवार उतारा है, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। कभी समाजवादी पार्टी को इस सीट पर सफलता नहीं मिली, तो इस बार कैसे उम्मीद है आपको? अर्चना जी, बात ये है कि पिछली सरकारों के साथ क्या रहा, क्यों चली गई, ये जनता इसका जवाब देगी। लेकिन इस सरकार को इतना बड़ा मैंडेट दिया था, वो मैंडेट इसलिए दिया था कि कम से कम ये कुछ दूसरों से अलग करेंगे, और इन्होंने बिल्कुल नैया डुबो दी यूपी की। आप देख रहे हैं कि 700 किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, और 700 किसान की जान जाने के बाद हमारी केंद्र सरकार जागी। और आज आप मैं बता रहा हूँ कि आपके चैनल पे, किसी और चैनल पे, आपके व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे कोई ऐसी तस्वीर आपको नज़र आए कि बीजेपी का नेता 700 किसानों में से किसी 7 मिनट के लिए किसी घर में गया हो, उसने अपनी संवेदना प्रकट करी हो, तो मुझे बताइए, मुझे दिखा दीजिए। माइंड सेट है, लोग देख चुके हैं। आप देखिए ना, हरियाणा में बिजली सस्ती है, यूपी में बिजली महंगी है। हरियाणा में गन्ने के रेट फालतू हो रहे हैं और यूपी में गन्ने के रेट कम मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने मिलें लगाई, आपने चीनी मिलें लगाई, 4000 करोड़ रुपया आज की तारीख में भी किसानों का बाकी है। आप कह रहे हैं हमने किसानों को 6000 रुपये साल के दे दिए, 12000 साल के दे। किसान कह रहा है मुझे आपकी हेल्प की जरूरत ही नहीं है, मेरी गन्ने की पेमेंट आप टाइम से कर दो। आपने किसान की खाद के कट्टे में से 5 किलो खाद चोरी कर ली, डीपे की लाइन में लगा के आपने पहले जीएसटी में, नोटबंदी में लोगों को मार दिया, अब आपने खाद की लाइन में लोगों को मार दिया। चलिए देखना होगा इस बार जो आप मुद्दे कह रहे हैं उसमें कितना लोग आपके समर्थन में आते हैं। सुनील जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग यहां से चुने गए, लेकिन उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हुआ, गाजियाबाद सीट से भी हुआ, इस बार क्या आपको कहीं कोई उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, गाजियाबाद की जनता ने सुरेंद्र गोयल जी को एमएलए बनाया था और सुरेंद्र गोयल जी को लोकसभा भेजा था। ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के जो स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पूरे प्रदेश में हर ज़िले में हमें उसका रिस्पांस मिल रहा है। और प्रदेश की आधी आबादी चाह रही है कांग्रेस दोबारा से आए। बहुत पुराने समय में सरकारें बहन जी की, भाई साहब की बनती रही हैं, लेकिन किसी ने भी बिजली में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान नहीं दिया। ओपरा, अनपरा, शक्ति नगर के जो बिजली के कारखाने सब कांग्रेस की देन है। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस को चाहते हैं, और हमने किसानों का आंदोलन में पूरा साथ दिया है। आदरणीय मोदी जी ने भी 1 साल बाद उन कृषि कानूनों पे माफ़ी मांगी है, और योगी बाबा की सरकार में जो अभी हमारे भाई कह रहे थे ना, माफी मांग के अगर नंबर वो ले गए, उन्होंने काले कानून वापस ले लिए। 710 किसानों के 710 किसानों के शहीद होने के बाद ये बात वो 10 दिन बाद भी कह सकते थे, लेकिन 710 लोग मरे हैं, और जिनका मरता है उनको पता चलता है। उत्तर प्रदेश में अगर योगी बाबा की सरकार में, अब मैं गिनवाऊं, कुलदीप सिंह सेंगर जिनके पास रेप अटेम्प्ट है, मर्डर अटेम्प्ट है, आपके भी नाम गिनाए जाएंगे फिर। उसके बाद अजय मिश्रा टैनी, जिन्होंने 7 किसानों पे उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी। एक नैतिकता का तगाजा होता है। मिला के कह सकते हैं किसानों का मुद्दा ही है जिसपे आप भी बात करते हैं, आरएलडी भी बात करती है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से सचिन सिद्धार्थ भी जुड़ गए हैं। सचिन, ये बताइए कि एक नए व्यक्ति पे इस बार आपकी पार्टी ने गाजियाबाद सीट पर दांव खेला है। आपको क्यों लगता है कि विशाल वर्मा को लोग चुनेंगे? क्योंकि पहले कभी यहाँ पर सभी पार्टियां इस सीट से जीती हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को लोगों ने मौका नहीं दिया। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बहुत ही एक सम्मान जो हमारे दलित समाज को दिया है कि जनरल सीट पे एक ऐसी कैंडिडेट उन्होंने उतार के भेजा है, और केवल जहां दूसरी पार्टी के लोग जनरल सीट पर SC ST के जो कैंडिडेट है उनको उतारना भी नहीं चाहते, उस सीट पे जो गाजियाबाद की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, जहां की सीट से जीते हुए विधायक आज राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं,
आपके खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं अतुल गर्ग जी, उस सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे विशाल वर्मा जी को टिकट देकर यहाँ से जो दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज का जो सम्मान बढ़ा है, और ये सीट इस बार इससे महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नया चेहरा जो है और यूथ चेहरा विशाल वर्मा जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको उम्मीदवार बनाया, और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ सर्व समाज का साथ उनको इस बार मिल रहा है, और गाजियाबाद की सीट जो है इस बार टक्कर की सीट होगी, और ये सीट जो है विशाल वर्मा जी बहुत अच्छे अंतर से जीत कर लेकर जाएंगे। ये मैं विकास डागर जी, 2017 में 5 सीटें बीजेपी ने जीती, लोनी को छोड़ दें तो बाकी 4 सीट पे 50% से ज्यादा मत मिले थे बीजेपी को, एक आध सीट पे तो 60% से ज्यादा मिले। लेकिन इस बार क्या जो किसान आंदोलन हुआ था उसका असर गाजियाबाद की इन सीटों पर पड़ेगा? वोट कम होंगे कानून वापस लेने के बाद भी? नहीं, वोट कम नहीं होंगे, वोट का प्रतिशत और ज़्यादा बढ़ेगा। हम लोग अपने गाजियाबाद के अंदर महानगर और ज़िले में सारी सीटें जीत रहे हैं और ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं पहले की अपेक्षा से। अब देखिए आप, मैं कहूँगा अगर किसान की बात करूँ, मैं किसानों के लिए जो योगी सरकार ने जो जितनी भी योजनाएं लेके आए हैं किसानों के लिए, वो आज तक की कोई सरकार लेके नहीं आई है। और आंदोलन सम्मान देते हुए, किसानों का सम्मान देते हुए आंदोलन इसलिए, जो हमारे बिल आए थे वो मोदी जी ने इसलिए वापस लिए थे क्योंकि हम लोग उनको समझा नहीं पाए थे, जबकि वो हमारे बिल बहुत अच्छे थे। अच्छा, क्या काम गाजियाबाद के लोगों के लिए अभी तक आप लोगों ने किया है जो लेके आप जनता के बीच देखिए, जा रहे हैं? सबसे पहला काम तो आप अभी देखिए, अभी रिसेंटली अभी उद्घाटन हुआ था, इतना अच्छा ऑडिटोरियम बना है गाजियाबाद के अंदर। आप खुद जाएंगे तो आपको देख के खुद ही हैरानी होगी, इतना अच्छा ऑडिटोरियम गाजियाबाद के अंदर बन सकता है। आप अगर जाएंगे, अभी मेरठ की अगर हम बात करें तो 1 घंटा नहीं लगता, 1 घंटे से भी कम समय में मेरठ पहुंच जाते हैं आप लोग। अभी देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, अभी मेट्रो का काम चल रहा है, इधर इसका रैपिड रेल इतनी फास्ट काम चल रहा है। इतनी जल्दी कोई सरकार, कोई भी सरकार आई, इतनी जल्दी कोई काम नहीं कर पाई है जो जितना हमारी केंद्र की सरकार ने और योगी सरकार काम कर रही है। मैंने सबसे तेजी से काम किया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इंद्रजीत सिंह? डागर साहब दिन में सपने दिखा रहे हैं। डागर साहब यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे बैठे हैं। 5 साल हो गए, हिंडन नदी का पुल बंद पड़ा है, इसको उद्घाटन हम ही करेंगे। ये 5 साल से ये गाजियाबाद शहर में एक हिंडन का पुल नहीं ठीक कर पाए, ये जो साग बाग दिखा रहे हैं। और केंद्र सरकार की ये योजनाएं हैं जिसको कह रहे हैं हम रेल ला रहे हैं। आपने 100 रुपये 110 रुपये डीजल पेट्रोल पर टैक्स इसलिए ले लिया कि आप विकास करेंगे। ये विकास जो सरकार केंद्र में बैठेगी वो विकास करेगी, आपने कोई एहसान नहीं कर रहे। आपने एक मिनट विशाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया मत बोलिए। आपने नगर निगम का ऑडिटोरियम तो बना दिया, वो बनाया कहाँ से? आपने नगर निगम की दुकानों के किराए पे 11% की बढ़ोतरी कर दी, मारने का काम कर दिया। व्यापार वैसे कोरोना की वजह से खत्म हो गया है। आपके मंत्री संतरी अधिकारी कोरोना के दौरान नजर नहीं आए। हॉस्पिटलों की जांच हुई, एक मिनट, जितना काम भाजपा सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर के बाहर निकल के काम किया है, एक मिनट, अगर कोई भी पार्टी के, अर्चना जी 1 मिनट का समय दूंगा। 11 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके जांच के दायरे में आए, जिन्होंने कोरोना के दौरान 5000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बेचा। ये पूरे देश की तस्वीर थी और वाकई ये तस्वीर बहुत दर्दनाक थी। सुनील जी की बात सुन लेते हैं। जितना इस कोरोना काल में कांग्रेस ने काम किया है, जितना प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में काम हुआ है, कहीं नहीं हुआ। अतुल जी 1 मिनट में आपसे कहना चाहता हूँ। अर्चना जी, अतुल जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। अतुल जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। सारे विधायक और मंत्री गायब हो गए कोरोना में। मुख्यमंत्री के आते ही आगे उससे पहले बोलते थे कि हमें कोरोना हो रहा है, हम क्वारंटाइन है। उसके बाद एक भी अस्पताल अगर इन्होंने बनाया हो, 5 साल सरकार चली है। हमने मांग की थी कि लड़कियों का स्कूल एक साहिबाबाद में बने, नहीं बने। अगर स्वास्थ्य मंत्री, फोन तक नहीं उठाया, स्वास्थ्य मंत्री कोई अस्पताल नहीं बनवा पाया। आप अब बताओ ये काम क्या करेंगे आप? के जिलाधिकारी महोदय वो क्वारंटाइन पे चले गए, उन्होंने सारा देवेंद्र, माइक ले लीजिए, माइक लेके बोलिए। देवेंद्र वर्मा जी, एक मिनट, ऐसे नहीं बोलिए। देवेंद्र वर्मा जी 2007, ठीक है, जनता उसका जवाब देगी। 10 मार्च को उसका जवाब देगी। सुनील जी, ठीक है। इनका मंत्री गायब था कोरोना के टाइम में, क्वारंटाइन हो गया। सुनील जी, कोई हॉस्पिटल साहिबाबाद में या आज जब सरकार जा रही है, शिलान्यास कर रहे हैं, पैसा है नहीं। एक इनका मजाक बताऊं,
हो एक गया। इनका पब्लिक का मुझे मजाक, देवेंद्र जी से सवाल लेने इन्होंने दीजिए। इलेक्ट्रिक बस मुझे चलाई है, देवेंद्र जी से ना तो सवाल इनके लेने चार्जिंग दीजिए, क्योंकि पॉइंट अगर है, ऐसा ना होता वे तो कहाँ जनता रुकेंगी इसका पता है। कांग्रेस की स्थिति क्या है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। देवेंद्र जी, 2007, 2012 और उसके बाद अगर हम बात करें, लगातार आपने अपने जो प्रत्याशी हैं सुरेश बंसल, उन पे विश्वास जताया। 2017 में फिर उनको उतारा है, वो जीत पाए सिर्फ 2012 में। अब की बार क्या आधार है, क्योंकि बहन जी भी बहुत प्रचार करती नजर नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी इस बार इस चुनाव से बाहर है, पहले ही हार मान चुकी है। नहीं, देखो अर्चना जी, एक्चुअली क्या है कि ये लोग शोर ज्यादा मचा रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री 2007 की तरह मैं काम बता कर रहा रही हैं हूँ क्या मैं- मायावती जी? जी मैडम, हमारा जो है ना 2007 की तरह जो ना पब्लिक में जाकर घर घर जाकर दलित और सर्व समाज का हमें समर्थन मिल रहा है। केवल हम शोर नहीं मचा रहे। जैसे कि अभी हमारे जो है ना मुख्यमंत्री 5 साल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी अब मिलकर सब जगह उद्घाटन कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत है अब उद्घाटन करने की? ये उद्घाटन तो तब करते हैं ना जब मुख्यमंत्री जी फुल मेजोरिटी में बने थे उत्तर प्रदेश में। ये बनते के साथ वहाँ पे सब जगह जैसा आज उद्घाटन कर रहे हैं तब उद्घाटन करते, ताकि अब तक बन जाते। अरे तो और वो कह रहे हैं पब्लिक ना को तब उनकी बन सेवा रहा मिल था, जाती। बन रहा था, होते मैडम, होते ये काम तो में समय दिखावा लगता है। पब्लिक को बहकाने का एकमात्र साधन है, कुछ भी नहीं है। अगर इनकी नीयत सही होती तो जब ये मुख्यमंत्री बने थे तभी उद्घाटन करते और अब तक वो सारे साधन हो जाते तैयार। देखिए, एक भी पहली बात हॉस्पिटल तो नहीं, जैसी कोई एक भी मुख्यमंत्री स्कूल आते नहीं। सबसे पहले अभी उद्घाटन कोरोना में, एक सेकंड बड़े भाई, अभी कोरोना में इतने सारे लोग मरे हॉस्पिटल में। हमारे प्रदेश के लोग बेचारे अपने अपने मरीजों को हॉस्पिटल के गेट पे लिए घूमते रहे। जो गाजियाबाद की जो हॉट सिटी है, जो दिल्ली के नजदीक है, वहाँ के हॉस्पिटल के सामने बेचारे लोग रोते रहे और एक भी डॉक्टर ने किसी मरीज का इलाज नहीं करा, क्योंकि वहाँ कोई साधन ही नहीं था। कहाँ से करते लोग बाग मरे। बिल्कुल, मेरे दोस्त की मिसिज वहाँ के ऑक्सीजन की अभाव में मर गई जितनी और जल्दी वहाँ पे किसी ने पकड़ा तक नहीं। मैडम, ये बड़े बात दुख भी की हमें है। समझनी होगी कि स्वास्थ्य सेवाएं जो बनती हैं वो 1 साल, 2 साल, 5 साल में नहीं बनती। पिछली सरकारों ने भी क्या काम किया, उनको भी जवाब देना होगा इस बात का जरूर से। हमारे साथ और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं अभिनव सिंघल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आरपीआई ठावले से। ये बताइए, आपकी पार्टी यहाँ पर किस रूप में है, उसका क्या यहाँ पर स्टैंड है, वो क्या यहाँ कहीं नजर आ रही है? देखिए, हमारी पार्टी केंद्र में गठबंधन में है और जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि गठबंधन होने के नाते प्रदेश में हम लोग को जो काम करना चाहिए हम लोग उस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं सब। और विकास के मुद्दे सब जानते हैं कि विकास के मुद्दे तो विकास हुआ ही है इस प्रदेश के अंदर। भाई जनता ने देखा सड़कों के काम चल रहे हैं, धीरे धीरे हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा को लेकर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आज जो जनता बोले, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हर आदमी आश्वस्त है, पश्चिम हो पूर्वांचल हो, सब एक स्वर में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लेकिन गाजियाबाद की बड़ी समस्याएं हैं। गाजियाबाद में ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, प्रदूषण की समस्या, तमाम समस्याएं हैं। ये बताइए, यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है गाजियाबाद के? सबसे बड़ी समस्या मैडम यहाँ पे ट्रैफिक का जो क्या कहते हैं जमाव होता है और क्या कहते हैं दूसरा क्या कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को मिली हुई है। ये सब समस्या है, ट्रैफिक की समस्या, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, बीजेपी के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। ये बताइए, कानून व्यवस्था कहाँ है इनकी? बहन बेटी सुरक्षा कर सकते हैं? ये हाथरस वाला मामला में कुछ बोले हैं ये लोग? हाथरस का मामला इतना बड़ा हत्याकांड, इतना बड़ा अत्याचार हुआ हमारी बहन बेटियों पे, ये करते हुए कोई इनका एक शब्द कोई अधिकारी नहीं बोल पाया इस मामले में। डागर जी, आप लोग सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सवाल आया है जनता से, क्या आप लोगों को सुरक्षा प्रदान कर पाए हैं? क्योंकि आप कहते हैं तो अपराध खत्म कर रहे हैं, अपराध मुक्त प्रदेश, लेकिन क्या वाकई हो पाया है? जितना सुरक्षित आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, वो खुद जानती है कि पिछली सरकारों में कितना वो सुरक्षित थे। आज की डेट में बहन बेटी अपने घर से बाहर खुले में निकल सकती हैं, उनको कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उनको कुछ कह सके। पिछली सरकारों में मतलब सब राम राज आ गया, सब एकदम सुधर गया, कुछ नहीं बचा है। जी मैडम, मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि अगर इन्होंने इतने कार्य करे हैं तो गाजियाबाद वर्ल्ड में नंबर 1 पे पॉल्यूशन में क्यों है और क्या इसके लिए रोकथाम करी गाजियाबाद प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने? गाजियाबाद में हिंदुओं के त्योहारों को बैन किया जा रहा है, किस कारण से बैन किया जा रहा है हिंदुओं के त्योहार, जबकि 5 विधायक और 1 सांसद बीजेपी का है यहाँ पर? बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। पहले तो गाजियाबाद की जो दिल्ली एनसीआर में आता है, जितनी जनसंख्या है यहाँ पे, जिस प्रकार से पोल्यूशन है यहाँ पे गाड़ियों का, अगर हम उस तरह की मानेंगे तो सबसे ज़्यादा जितना भी अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो जितना कंट्रोल पोल्यूशन में यहाँ पर हुआ है,
सबसे ठीक है, ज्यादा उनको जवाब देने दीजिए, आपने पूछा ना, अब उनको बोलने दीजिए, अब उनको बोलने कोई दीजिए, बोलिए कोई आकाश। झूठा वादा नहीं हुआ है। सरकार में जितने वादे थे वो सारे पूरे करे गए हैं। जब तक सरकार हमारी आई है, जब तक 5 सालों के अंदर सरकार हमारी बनी है, सरकार में जितनी भी योजनाएं आई हैं सारों को नीचे तक इम्प्लीमेंट किया गया नारेबाजी नहीं है और होगी। आगे भी 5 साल नारेबाजी में नहीं भी होगी, नारेबाजी जो नहीं। अगर कार्य बचे हुए हैं उनको पूरा पूरा किया जाएगा। ये बताइए सचिन सिद्धार्थ जी, क्या आपके यहाँ क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप लेके लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में डर होता है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो फिर अपराधी बढ़ेंगे, फिर लोगों को सुरक्षा का डर सताने लगता है। योगी जी आए तो उन्होंने कहा अपराध मुक्त कर दिया है हमने प्रदेश। देखिए, आपने चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे, लगभग 6-7 महीने हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया था पार्टी के लिए नई हवा है, नई सपा है। जो बहुत से बाहुबली लोग थे पार्टी में या जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे उनकी छटनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ही कर दी है। और कितने ऐसे लोगों को टिकट दिया है? वो टिकट की बात देखो आप, मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के नाम गिनवा दूंगा जिन पर अनेकों धाराएं लगी हुई दूसरे हैं। की कमीज मत देखिए, अपनी कमीज देखिए ना। पहले जो आरोप लगाते हैं पहले उनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि वो दूसरे पे इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं। किसी पे 1-2 या मुकदमे, कोई छोटे मोटे मुकदमे नहीं होते। मुकदमे तो इनके लोगों पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम पे मुकदमे, सुधीर राणा जी पे मुकदमे हैं, उन पे मुकदमे नहीं है कि समाजवादी पार्टी को टारगेट करें कि सभी जो उनको टिकट दिए जिन पे मुकदमे दर्ज हैं। और दूसरी बात, हमारे मुद्दे जो आप पूछने चाह रही हैं कि किन मुद्दों को हम लेके जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज कुछ ना कुछ बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। कल उन्होंने गन्ना पेमेंट के बड़ी हाथ में अन्न लेकर शपथ खाई है, कसम ली है कि मैं 15 दिन या 20 दिन के अंदर। समय पे भी तो गन्ने का भुगतान नहीं हुआ था, वो कह रहे हैं अब 30 दिन के अंदर करेंगे, 15 दिन के अंदर जितना करेंगे। बड़ा जब पेमेंट उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया? जितना बड़ा पेमेंट इनकी सरकार में रुका हो उतना बड़ा पेमेंट समाजवादी पार्टी की में शायद ना रुका हो। धीरे धीरे सारी चीजें होती है और आज कल अन्न का दाना राष्ट्रीय जी ने हाथ में लेकर शपथ ली कि 15 से सरकार बनेगी, कुछ ही दिन बाद संपूर्ण गन्ना पेमेंट का भुगतान वो किसानों के लिए करेंगे। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट तक बिजली फ्री समाजवादी पार्टी करेगी। वादा किया गया। एक मिनट, हाँ बोलिए। प्रत्याशी, मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आज हम उत्तर प्रदेश में भय मुक्त रहते हैं, क्या हाँ अगर सपा की सरकार आती है, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, गांव से आता हूँ, क्योंकि मैं जिला एटा से हूँ, और जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2017 से पहले 7 बजे के बाद हम गाँव से बाहर नहीं निकल पाते थे, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि वहाँ के गुंडे और कट्टा लगा के हमारे साथ छीना झपटी करते थे, जिसमें कि सुनिए मेरी बात को, सपा के सरकार में हम अगर साइकिल भी गांव से बाहर ले आते थे तो सपा के सरकार में आज साइकिल भी छीन ली जाती थी। चलिए, क्या सुरक्षा जिसका, और ये सवाल हमेशा आप पर उठता है, आपकी पार्टी पर उठता है। सुरक्षा की जहाँ तक सुरक्षा की जहाँ तक भाई ने बात करी इन्होंने, ये क्या आप हाथरस कांड भूल गए? ये अखिलेश राज के समय, ये योगी जी के शासन में, ये योगी जी के शासन में हाथरस कांड की बात करते हैं, उसकी जांच भी हो रही है, मेरी सब बात चल सुनिए, रही है। डायल हंड्रेड जब आप आज बैठिए, मेरी बात सुनिए, आप एक सेकंड, आज आप 10 मिनट में कॉल करते हैं, डायल 100 आपके पास पहुंच जाती है। लखनऊ में सबसे हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर अखिलेश यादव जी की देन है। सुन लीजिए भाई, उनको वोट हम दूसरी पार्टी को कह रहे, खुद योगी जी पर 52 मुकदमे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, अपहरण, खुद मुख्यमंत्री पे जो इनका प्रत्याशी है उन पर मुकदमे हैं। हाथरस कांड में बिटिया के साथ रेप हुआ, उसकी हड्डी तोड़ दी, उसकी मां कह रही थी कि मेरी बेटी को हमारे यहाँ रस्म करते हैं, करने दो। उसमें जांच हो रही थी, उसके जांच में सिद्ध हुआ, जांच में प्रदेश सरकार ने बचाने का प्रयास किया। एक बात बताइए, पुलिस ने शाम को 6 बजे, अर्चना जी मेरी बात सुनिए, अर्चना जी, बिटिया को घर वालों को नहीं दिया और उसको जबरदस्ती उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये कौन सा राम राज्य है? संस्कार किया गया था, वो दलित की बेटी के साथ क्या हो रहा है? केंद्र की बीजेपी सरकार है, वो ये कहते हैं कि जो बीफ जाके पूछ लो उनसे, जो गाय का मीट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो गाय माता हो जाती है, और आपका गोवा में और आपके वेस्ट के उनके जो आपके कहते हैं प्रदेश हैं, सरकार है, वहाँ पे आज इंडिया में, विश्व के अंदर इंडिया जो है गोश्त में। सवाल बीफ को लेकर है, इनका सवाल बीफ को लेकर है कि कहीं आपकी कुछ पॉलिसी होती, कहीं कुछ पॉलिसी होती। डागर साहब, जो बीफ को लेकर अगर इनका सवाल है तो बीफ के लिए जितनी योगी सरकार ने योजनाएं बनाई सारी, सुनिए, नंबर वन पे नहीं है, नंबर वन पे उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में है।
इथेनॉल में है नंबर 1 पे, इस चीजों पे नंबर 1 पे नहीं है। आंकड़े आपके पास हो तो दिखा दीजिए। चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है उत्तर प्रदेश में। एक चीज बताइए, आरएलडी के पास क्या सिर्फ किसानों के मुद्दे लेकर, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि शहरी जनता पूछती है कि हमारी समस्याओं के बारे में आवाज कौन उठाएगा? मैं बताऊं, मैं अर्चना दी मेरा कहना ये है, देखिए एक मिनट अर्चना जी, फुल मैंडेट की सरकार, एक मिनट सुनिए, फुल मैंडेट की सरकार को 4.25 साल बाद भी दूसरों पे लांछन लगा के पब्लिक के बीच में जाना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आज इनको अपने वायदे, अपने किए कामों, आज अपने इनके कामों को सुनिए। आप ठीक है, बोलने दीजिए, आप अपने देखिए, ठीक है, उनको खसियाई बिल्ली, आप बोलिए। खिसियाई बिल्ली खम्बा ना नोचे, मैं आपको बता, खिसियाई बिल्ली खम्बा ना नोचे। मैं ये कहना, मैं मैडम अर्चना जी ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास इतना बड़ा मैंडेट, आज आप ये हिंदू मुस्लिम और ईद और दिवाली पे, आप जिन्ना पे, आप इन पे क्यों जाना चाह रहे हैं? आप ये बताइए कि आपको जिन्ना पे तो आपके अखिलेश जी गए हैं, जिनके साथ आप उतरे वो गए हैं। इनको तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए ना। इनके पास गाजियाबाद, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात बता रहा हूँ, गाजियाबाद में पिछले सालों में सबसे ज्यादा लूट अपहरण गाजियाबाद के ज्वेलरी वाले व्यापारियों पे हुई है। अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, दिन दहाड़े लूट अपहरण हो रहा है, दिन दहाड़े ज्वेलर लूटे जा रहे हैं। जो इनका वोटर है, जिन्होंने इनको मैंडेट दिया, वो लूटे जा रहे हैं। क्या क्या इनके पास साधन है? आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी के हित की कोई बात नहीं करते ये लोग। आपको मैंडेट दिया गया था, आप किसी काम में भी अपने आप को पेश नहीं कर पाए, केवल दूसरों पे लांछन पे, दूसरों को शिलान्यास करने के बीच में आपदा पड़ी। अक्सर देखा जाता है जनता के सवालों के जवाब नेताओं के पास नहीं होते तो वो गोल गोल घुमा के बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौट और लोगों के सवाल इन नेताओं से पूछेंगे और जानेंगे क्या कहते हैं जब लोग पूछते हैं कि क्यों अभी तक बेसिक चीजों पर, मूलभूत चीजों पर भी काम नहीं हुआ गाजियाबाद की। विशाल वर्मा जी आपकी पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, 1 साल पहले समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और अब समाजवादी पार्टी ने एक सामान्य सीट पर एक एससी उम्मीदवार को उतारा है, जबकि सामान्य सीट है ये। क्या आपके वोट कट के उधर जाएंगे? नुकसान होगा इसका आपको, क्योंकि वैसे उनको तो कोई फायदा होता नहीं। अर्चना जी, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, गुलदस्ता, और गुलदस्ता में हर तरह के फूल होते हैं। इसी तरह एक गुलदस्ते में जो है ना, ये विशाल वर्मा जी भी पैदा हुए उसी उसमें, और उसमें आज बड़े होकर बेशक उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया है, लेकिन गाजियाबाद की विधानसभा का हर आदमी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताएगा। वहाँ ना सपा होगी, ना भाजपा होगी, ना कोई और होगा, वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जब भी जीतता है अपने वहाँ पे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, और जितना भी कोशिश होगा उतना विकास करता है। जिस तरह की सुरेश बंसल ने अपने टाइम में गाजियाबाद विधानसभा में पूरा विकास किया था, और आज भी उत्तर प्रदेश में आज बहन जी के शासन को याद करता हर आदमी। गली मोहल्ले में पूछ लो किसी आदमी से, सड़क चलते हुए से पूछ लो कि लॉ एंड ऑर्डर किसका सही रहा, तो वो ये बताएगा माननीय बहन जी का होएगा। जिन मूर्तियों पे, लेकिन उनको विकास नाम की वर्मा जी को चीज हुई, जनता ने आपको नकारा है, आप अपने सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। जी मैडम, मैं यही चाहता था कि ये पूछे बोले उन मूर्तियों के ऊपर। आज उत्तर प्रदेश में यदि रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रहा है तो उन मूर्तियों की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार को फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू उस लखनऊ के पार्क से आ रहा है, उस नोएडा के पार्क से आ रहा है। ठीक है। ये पार्टियां भी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये पार्टियां भी यदि उत्तर प्रदेश में इस तरह का विकास होता करते तो आज हमारे उत्तर प्रदेश का कुछ तस्वीर किसी ने यानी कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे किसी की सरकार रही हो। सबसे ज्यादा रोजगार दिया,
सबसे ज्यादा रोजगार दिया, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल माइक दे बनाए, दीजिए, माइक आगे दे दीजिए, बनाई, माइक इतना आगे कोई दे दीजिए। करके जब बताओ। ठीक है। माननीय बहन जी ने उद्घाटन भी तब किया जब वो पूरे हो गए, उससे पहले अच्छा, ठीक है। उद्घाटन नहीं किया। अब मुझे सवाल लेने केवल दीजिए, बहकाया सवाल लेने नहीं, दीजिए। काम करके सचिन दिखाया। सिद्धार्थ जी, देखिए, योगी अर्चना जी, आदित्यनाथ कहते हैं, अर्चना जी, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने जिन अपराधियों के मन में भय पैदा किया, समाजवादी पार्टी उनको गले लगा रही है। किसी एक का नाम आप बता दीजिए जिन पे बुलडोजर चलाओ योगी जी ने, और वो समाजवादी पार्टी में आ गया, उसको टिकट मिला हो। किसी एक का नाम आप बता दीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन से मेरी बात सुनिए, हमारा राजनगर एक्सटेंशन से त्यागी बिल्डर हैं, 1.5 साल हो गया उनको लापता हुए। एसटीएफ सारी जितनी यूपी पुलिस में फोर्स है सब लगा दिया, उसको ढूंढ नहीं पाए। अगर उनको ढूंढ नहीं पाई है, सब जानते हैं उनको ढूंढ नहीं पाई है। कट कट के कहाँ जाती थी। अर्चना जी, इन्होंने बिजली के रेट, एक मिनट, इन्होंने बिजली के रेट अब घटाए, बिजली के नहीं घटाए, सरचार्ज पे करे। मैं कह रहा हूँ 4.5 साल जो आपने जनता का खून चूसा, जो बिजली के फालतू रेट लिए, उसको वापस कर दीजिए, जनता आप पे विश्वास कर देगी। हम तो फार्म भरवा रहे हैं। एक बात बताइए, जो योगी आदित्यनाथ अब वादा कर रहे हैं बिजली का बिल 50% किसानों का करेंगे, पहले क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं फायदा? उसका पैसा वापस कर दें। जितना नो कट जोन उत्तर प्रदेश में रहा है, उससे क्या मतलब है? होता था, आज की डेट में गांव में भी जाके देख लीजिए 24 घंटे बिजली आती है। डागर दी, जो 20,000 पैसा वापस कर दो, जनता तो प्रोटेस्ट कर लेगी। खेतों में 20,000 पैनल लगाए गए योगी सरकार द्वारा बिजली, ताकि उनको जनता तुम पर विश्वास कैसे करे? ना करनी पड़े। पब्लिक ने ये कहा था मैडम, पब्लिक ने ये कहा था कोरोना काल के 1.5 साल के बच्चों की फीस, कोरोना काल के बिजली के बिल, जब व्यापार नहीं है तो कोरोना काल के बिल उन्हें माफ करो। देखिए, सवाल सत्ता से होता है मैडम। यह सिलेंडर की बात, घर घर में जो महिलाएं चूल्हा जलाती थी, लकड़ी चुक के आती थी, वो अपने घरों में उनको फ्री गैस कनेक्शन दिए गए, माताओं बहनों के लिए गैस कनेक्शन। और सुनिए, जब योगी सरकार आई कि जब मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए, जितना अगर हम सरकार की बात करें 2 साल के अंदर जो हम लोगों ने सभी ने झेला है, कोरोना काल को सबने झेला है, और ये सबके लिए था। और उस स्थिति में भी सरकार ने जो सराहनीय काम करा है, घरों तक जाकर काम किया, हमारे कार्यकर्ता घरों से निकले, हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके काम किया, वैक्सीनेशन लगवाया, आज भी हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। हम ये वो जरूरत वो ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि पहले राशन आता तो था लेकिन नीचे तक नहीं पहुंचता था। आज की डेट में राशन नीचे तक जाता है, एक एक पैसा नीचे तक जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज की डेट में सत्ता से सरकार सवाल किया जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, योगी जी मुख्यमंत्री है। मोदी जी का बयान था कि पेट्रोल के दाम हमारे हाथ में नहीं है। बाई इलेक्शन हिमाचल में हारते ही 10 रुपए मोदी जी ने कम कर दिए और 2 रुपए योगी जी ने कम कर दिए। तो आज बिजली पे कम क्यों कर दिया? देर में कम क्यों किया? कांग्रेस को भी तो करना। कांग्रेस की सरकार नहीं है अब। प्रदेश की बात कर रहा हूं, प्रदेश की, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप तो उत्तर प्रदेश की चुनाव उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, लोगों ने वोट दिया। तो हर जगह परेशान है ना। आप 12 रुपए और ये बिजली जो कम करी है, नहीं बैठो, ये चुनावी बिजली कम हुई है। बिजली का जो उत्पादन जो बीजेपी ने विकास किया, भाई सुनो, बीजेपी ने बहुत विकास किया है, मैं ताकीद करता हूँ इस चीज का। ये सब सरकार, हाँ सुन ले जरा यार, सब ये सरकारें सब झूठी हैं, मैं इसका भी ताकीद करता हूँ। लेकिन क्यों? महंगाई का विकास, सुरक्षा का विकास, और जितना भी कत्लेआम हुआ उसमें विकास, और गरीब जनता जो मरी है उसमें विकास। हमारे यहाँ चलिए आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी तो यहाँ पर काम करेगी? कांग्रेस सरकार आएगी। 70 साल में इन्हें दिया और अब भी दिए, जो सरकार ने बनाया है 70 साल में। 1 मिनट मैडम, 1 पॉइंट रह रहा मेरा। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया, ये नहीं कह। अर्चना जी देखिए, ये देश शास्त्री जी के टाइम पे अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। हमारे को खाने के लिए एक
अच्छा अब सुनिए, खाने के लिए भी राशन बाहर से आता था। किसानों को जब तक हम उनको किसी चीज़ों में रियायत नहीं देंगे, खाद हो, डीजल हो, जितने उपकरण हैं सिंचाई के, अगर देश को ऊपर लेके जाना है आपने और देश को खुशहाली पे ले जाना है, तो आपको सबसे पहले यही वादा करा राष्ट्रीय लोकदल ने कि हम जब सत्ता में आएंगे सबसे पहले अपने किसान भाइयों को इतनी मजबूती देंगे, उनको जितने भी यंत्र हैं आप तब आएंगे तो भी डिपेंड तो इन्हीं पे रहेंगे ना। नहीं, देखिए मैडम, इन पर निर्भर रहेंगे। एक परिवार, देखिए एक परिवार, कहाँ आ रहे हैं आप? एक परिवार होता है, एक मिनिमम प्रोग्राम। परिवार तब तक होता है राजनीति में जब तक अपने स्वार्थ जुड़े होते हैं, नहीं तो तुम कौन मैं कौन। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा हमारा और अखिलेश जी का जो ज्वाइंट मोमेंटो होगा, उसके तहत हम सबसे पहले किसान को, जो युवाओं को नौकरी नहीं मिली, हम पहले ये काम करेंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। से शांत बैठे। देवेंद्र जी, आपकी सरकार आएगी तो क्या कहा जाता है सिर्फ दलितों पिछड़ों के अलावा भी क्या जो और वर्ग हैं उनके लिए भी काम करेगी, उनके लिए भी सोचेगी, उनके लिए भी भलाई के काम शुरू करेगी? अर्चना जी, मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो बता रहे हैं कि हमने राशन दिया, हमने ये फ्री किया, हमने ये फ्री किया, मैं ये चाहता हूँ इस देश में या उत्तर प्रदेश में फ्री क्यों बांटा जा रहा है? उनको इतना सशक्त बना दो कि उनको फ्री लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं चाहता हूँ इस देश में जो गरीब जनता, गरीब नौजवानों, उनको शिक्षा दो, उनको रोजगार दो, उनको स्वास्थ्य दो। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, माननीय बहन जी के अंदर किसी जाति विशेष के लिए कोई अलग से कोई सुविधा नहीं होती, क्योंकि माननीय बहन जी ने जब रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश में टीचरों की भर्ती की, तो उसमें सभी समुदाय के बच्चों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में जब हॉस्पिटल बनाए माननीय बहन जी ने, तो सभी जाति के लोगों ने वहाँ पर इलाज कराया। उत्तर प्रदेश में जब रोजगार मिलता है तो सब लोगों को मिलता है, स्वास्थ्य का मिलता है, सब लोगों को मिलता है। तो किसी एक जातीय विशेष की बात नहीं करती बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है और सभी का साथ में विकास करती है। इस अर्चना जी, इस देश की 70% अर्थव्यवस्था किसानी पर निर्भर है। जो फ्री राशन की योजना चल रही है, दरअसल ये फ्री राशन की योजना कुछ नहीं है, ये पब्लिसिटी की बहाना है। जो लोग अखिलेश यादव जी के लैपटॉप पे उनके फोटो आने पे आपत्ति जताते थे, अखिलेश यादव जी उनके लैपटॉप पे 35-40 हजार के लैपटॉप पे 40 हजार के लैपटॉप पे फोटो की आपत्ति थी। अब जो 2 रुपए के झोले पकड़ा रहे हैं चावल और गेहूं के साथ, उस पर आपत्ति नहीं है, वो खुद फोटो छपवा रहे हैं अपने। कोई आप उसकी क्वालिटी देख लीजिए, आप उसकी क्वालिटी देख लीजिए। जो वेयर हाउसेस में कोल्ड स्टोर में माल सड़ जाता है, वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। आप खुद जाके आप चेक कर लीजिए, आप क्वालिटी चेक कर लीजिए। गरीब आदमी मजबूर है खाने को, क्योंकि काम चौपट हो गए लोगों के। बिल्कुल, तो गरीब आदमी की क्या कोई सरकार सोचती है, क्या कुछ कर रही है? आप किससे पूछना चाहते हैं? मैं बीजेपी वालों से एक बात पूछना चाहता हूं कि सिर्फ आपके पास राम मंदिर मुद्दा या इसके अलावा मंदिर तो हल हो गया ना, राम मंदिर तो हल हो गया। इसके अलावा कोई विकास पे बात है आप लोगों की? आपके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ है आपके पास? मैं बीजेपी वाला तो ठीक है, एक बार उनका डागर जी लोग कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास की बात आप नहीं करते हैं। भाजपा ने जब से योगी सरकार आई है, किसी जाति धर्म, कोई भी किसी भी जाति धर्म के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचा। हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास है, यही नारा दिया है। क्योंकि हम लोग जब भी हम काम करते हैं, हम काम के ऊपर बात करते हैं। हमारी सरकार ने काम के ऊपर बात की है। जाति, ये लोग करते हैं जाति की बात, हम लोग नहीं करते हैं कभी भी। हम लोग ने जो काम किया है वो पब्लिक ने देखा है, हमारे काम को पब्लिक ने सराहा है। केंद्र की सरकार दोबारा बनी थी, अब हमारे राज्य की सरकार भी दोबारा बनने जा रही है। आपने जो उम्मीदवार उतारा है कांग्रेस से, सुशांत गोयल, आपको लग रहा है कि वो इतने सशक्त उम्मीदवार हैं कि उनको वोट मिलेगा इस बार, कांग्रेस के पर तब जब 5 सीटें बीजेपी के पास और इतनी भारी मत से पिछली बार वो जीते हो? देखिए, सवाल सत्ता से किया जाता है और सत्ता गूंगी बहरी है। 5 साल में ये कहते रहे, लेकिन इनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। अरे आप अपना जवाब दीजिए ना, आपका हमारे जितने भी कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं सारे सशक्त हैं।
आदरणीय सुरेंद्र गोयल जी MLA रहे, MP रहे, और निश्चित ही ये उनका कार्य क्षेत्र रहा, सभासद रहे, चेयरमैन रहे। और ये सुशांत गोयल जी उनके बेटे हैं, उनसे भी ज्यादा होनहार है। क्या सुशांत गोयल पर सुशांत गोयल, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं करिए, सुशांत गोयल। एक बात बताइए, सुशांत गोयल पर क्या गाजियाबाद सीट जीतने के अलावा अपने पिता की विरासत को संभालने का भी जिम्मा आप लोगों ने कंधों पर रख दिया है? बिल्कुल उनके कंधों पर है। और वो सुरेंद्र गोयल जी एक समात इस कोरोना के भेंट चढ़ गए, वो शहीद हो गए। आज उनका बेटा चुनावी मैदान में उनसे भी ज्यादा सशक्त है, क्योंकि जितने भी चुनाव हम लोगों ने लड़ाए, सुशांत गोयल की उनमें लड़ाने में भूमिका अहम रही। और मैं निश्चित कर रहा हूं आपके मंच से कि वो 1001% इस शहर के विधायक बनेंगे और खूब काम करेंगे। चलिए, कांग्रेस पार्टी बड़े दावे कर रही है जी। किससे सवाल है आपका? मेरा बीजेपी से। हमारा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश संख्या के में सबसे ज़्यादा, करीब 25 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में वकीलों की मांग रही है हाईकोर्ट बेंच के लिए, जबकि आपका मध्य प्रदेश में 2 बेंच हैं, महाराष्ट्र में 3 बेंच हैं, और जबकि जनसंख्या उनकी उत्तर प्रदेश से आधी से कम है। तो वकीलों की मांग रही है कि वेस्ट यूपी में बेंच बननी चाहिए। तो बीजेपी सरकार जो सेंटर में और केंद्र और स्टेट में बीजेपी है, तो इन्होंने वकीलों की मांग क्यों नहीं मानी? पश्चिमी यूपी में बेंच बननी चाहिए, इनका कहना है, और इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया, जबकि केंद्र और राज्य दोनों में आपकी सरकारें रही। तो अगर ये इस पे काम चल रहा है, अगर अगली बार सरकार आती है तो इस पे भी जो काम बच गए हैं, वो जो देखिए 5 साल में जितना काम सरकार ने किया है, ये आप भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है। घर में जाके जो जिस तरह का आप देखिए, नो कोड जोन पहले सफाई में होता था, वहाँ पे डांस होता था, सबको पता है वहाँ पर क्या होता था, वहीं पर नो कट जोन होता था। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में गांव में भी चले जाइए आप, बिजली की इतनी पूर्ण व्यवस्था है। पहले जब घरों से निकलते थे, बुग्गी झोटा लेके जब किसान निकलता था, तो थोड़ी देर बाद अगर छोड़ के जाता था, ये पता, थोड़ी देर बाद आता था तो देखता था मेरा बुग्गी कहीं है, मेरी झोटा कहीं है, वो ये आप लोगों को ही पता है। समझिए, जिम्मेदारी इसलिए आपकी ज्यादा है क्योंकि आप जितने भारी मत प्रतिशत से पिछली बार जीते, लोकसभा की सीट आपके पास, 5 विधानसभा की सीट आपके पास, तो सवाल तो किए जाएंगे ना कि क्या जितना जनता ने भरोसा जताया था उतना काम आपने किया? उस भरोसे को ही कायम रखेगी सरकार, और वो ये जनता भी जानती है। उस भरोसे के ऊपर सरकार फिर से आ रही है हमारी। मेरा ये सवाल है, क्या बीजेपी वाले इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि जब तक 150 आदमी वहां से जो नोटबंदी में नहीं मरे थे, 750 आदमी जब तक नहीं मरे थे, कोई डेटा है आपके पास? 700 आदमी मर गए, कोई कहीं पे कोई है डेटा आपके पास? 7,785 आदमी यहाँ से फ्लाइंग करे थे, वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 1 साल में इन्होंने अपना वापसी लिया, इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि उनकी छाती पे पैर रख के हम वापसी जा रहे हैं, काम किया है, ये माफी मांगी, 1 साल का इंतजार कर रहे थे क्या मोदी जी? चलिए, ये कृषि कानून को लेकर बातें कर रहे हैं, ये बताइए कि क्या आपके कुछ सवाल हैं, किससे पूछना चाहते हैं? का जवाब नहीं दिया भाई साहब ने, बीजेपी वाले बैठे। सिलेंडर का क्या हुआ, जो इतनी सब्सिडी नहीं आ रही? एक बार मैं इनसे क्लियर मेरी बात, इनसे बात करा दीजिए, सब्सिडी का क्या हुआ, कहाँ चली गई? सिलेंडर की हाँ, वो पूछ रहे हैं। सब्सिडी तो अकाउंट में आ रही है और सब्सिडी लोगों ने अपने मर्जी से छोड़ी भी है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि सब्सिडी कहाँ गई, क्यों नहीं अब आती है? वो पूछ रहे हैं सिलेंडर की सब्सिडी कहाँ है? सिलेंडर की सब्सिडी जब हमारी सरकार आई तो सरकार ने सबके आधार कार्ड को लिंक कर दिया, अकाउंटों को लिंक कर दिया उसके। अब सब्सिडी पहले क्या होता था, पहले सब्सिडी की चोरी होती थी, पहले एक सिलेंडर की जगह ब्लैक में जो देते थे, अब वो सब बंद हो गया है। आप जाके देख लीजिए, जितना भी ब्लैक होता था वो सब बंद हो गया है। नहीं, सब्सिडी का पैसा अब अकाउंट में आता है, जो अकाउंट है जुड़ा है, आता है पैसा। ये अब कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता। आपको कुछ पूछना है? आप तब से बोल रहे थे। मैं लोकदल वालों से पूछता हूँ कि वो जो 700 लोगों का आंकड़ा उन्होंने दिया है, और कांग्रेस वाले ने बोला कि 700 किसान मर गए, मैं इनसे पूछता हूँ वो कहीं पर किसी चीज़ में डेटा हो या कोई इनके पास रिपोर्ट हो, इन्होंने क्या करा है किसानों को? भाईजान सुनिए, मेरी बात सुनिए आप पहले। इन्होंने क्या करा है, जो गरीब किसान, जो बुजुर्ग किसान हो रहे थे और जो गांव में मर गए, इन्होंने उनको भी बहाना रखा है, जो बीमार थे वो मर गए कोरोना काल में। तो श्रद्धांजलि नहीं दे रहे। आपने बीबीसी चैनल पे देखा है, आप सिर्फ उन पे कील लगा दी, किसान दिल्ली ना आए। और वो मैं वहाँ पे थी, मैंने देखा है क्या हुआ है। हाँ। हर तरफ देखिए कि क्या किसानों ने भी क्या किया और क्या उनके संग भी हुआ, दोनों तरफ का देखा है। सवाल जो नेताओं ने किया है ना, दोनों नेताओं का देखा है। काले कानून, ये देश अडानी को ही बेच दो ना,
ये भारत का, हिंदुस्तान का नाम अडानिस्तान रख दो। इसके अलावा ये कोई बात है? अडानी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये कॉर्पोरेट के प्रधानमंत्री है। एक सवाल का जवाब 2,50,000 एक सवाल का जवाब दीजिए सुनील जी। 2014 के बाद ये अडानी बने, अंबानी बने, उसके पहले नहीं थे? नहीं, उससे पहले इनका ग्राफ देख लो। उसके पहले इस देश में 14 कोई नहीं के था। बाद इनका ग्राफ उसके देख पहले लो। कोई बिजनेसमैन यहाँ नहीं लोगों चलता की तनख्वाह कम हुई है, लोगों पे काम नहीं थे। लोग 2G 3G में किसी में कोई रिपोर्ट नहीं दी इन्होंने। कोयल में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, कोयल घोटाला हुआ ही नहीं है। एक बात तो मानते हैं ना कि कम से कम इनकी सरकार में भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। ये दावा करते हैं। भ्रष्टाचार कहेगा इसका ये कौन? दावा आधे करते हैं। चैनल अंबानी के, आधे चैनल नहीं, अडानी चैनल अंबानी के, वो बोलेंगे भ्रष्टाचार किसके करने नहीं जाते लिए? थे। एक एनडीटीवी है, दिखाता रहता है, बस खत्म। चलिए आप इनको दीजिए माइक। ये बताइए कि आप कहते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ लेकिन उजागर नहीं हुआ। ये इनकी सोच है ऐसी। हमारी जब अगर कोई भ्रष्टाचार कहीं होता है, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोग इतने सक्षम हैं, क्या कोई भ्रष्टाचार होता है तो रुक सकता है उजागर होने से? आज तक ऐसा हुआ है? कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो वो उजागर जरूर होगा। जब भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो उजागर कहां से होगा? ये बताइए सचिन जी कि आपकी प्रदेश के लोगों के लिए, खासतौर पर गाजियाबाद के लोगों के लिए क्या आगे सोच है? किस प्लान के तहत आप लोग जा रहे हैं? क्या लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि गाजियाबाद के लोगों के लिए आप क्या करेंगे? अरे सीधे सीधे कहो ना, पाकिस्तान चले जाओ। अरे आप चलिए, फिर आपको भी पाकिस्तान बड़ा सूट करता है। आप लोगों के पास सूट आपको भी करता है पाकिस्तान, सूट आपको भी करता है। एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। आप बोलिए, छोड़िए ना, आप बोलिए ना, आपकी बात जाएगी, उनके पास माइक नहीं है। जो आपका सवाल है गाजियाबाद के लिए क्या योजना लाई जाएंगी? हमारी यहाँ से 5 विधानसभा पे विधायक जब जीत के जाएंगे, ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेट्रो की लाइन, बीजेपी वालों पे 5 साल में 1 इंच भी जो है मेट्रो की ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। बस अड्डे पे आकर रुक गई है। ये योजना आगे जा सकती थी, लेकिन ये मेट्रो यहीं रोक दी गई। 5 साल में ये इन पे मेट्रो नहीं बढ़ी। इस प्रोजेक्ट को आगे अखिलेश यादव जी बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। गाजियाबाद में एक बढ़िया जो है आपके पढ़ने के लिए कॉलेज और की उसकी योजना जो है हमारी सरकार लाएगी। ये मेरा गाजियाबाद की जनता से आश्वासन। डागर साहब को माइक दे दीजिए। डागर साहब 30 सेकंड में, आपकी सरकार अगर आएगी, गाजियाबाद सीट से जीतते हैं आपके उम्मीदवार, तो क्या करेंगे आप गाजियाबाद के लिए? अगर हमारी सरकार, वैसे तो हमारी सरकार ही आ रही है, ये जनता भी जानती है। हमारी सरकार आने के बाद जितने काम भी अगर कुछ बचे हुए हैं उनको पूर्ण करेगी। और जो गाजियाबाद के अंदर जिस तरह का विकास हुआ है, चाहे वो आज रोड की व्यवस्था देख लीजिए सबसे अच्छी है, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे वो गरीब के घर में राशन की व्यवस्था है, हर घर में राशन पहुंचाया गया है। वैक्सीनेशन का काम जो जोर शोर से किया गया है और आगे भी किया जाएगा। स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके सारे काम सरकार द्वारा पूर्ण रूप से करे जाएंगे। आप बताइए सुनील जी, वैसे तो बड़े मुश्किल आसार है, सिर्फ ये बताइए, भाषण नहीं कि 30 सेकंड में बताइए कि अगर आपका उम्मीदवार यहाँ से चुना जाता है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग? अभूतपूर्व काम होंगे। इस गाजियाबाद शहर में हम अस्पताल बनवाएंगे, हम रोजगार का सृजन करेंगे। हम जिसकी भी सरकार बने, बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बनेगी। उस सरकार पर दबाव डालकर आपने खुद ही मान लिया कि आप आ ही नहीं रहे। चलिए देवेंद्र जी को माइक दीजिए। देवेंद्र जी, अगर बहन जी की सरकार आती है, क्या नीतियां होंगी खासतौर पर इस गाजियाबाद के लिए? मैं तो इतना बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिना बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जैसे ही सरकार बनेगी, हम कोई भी चीज़ फ्री में बांटने की घोषणा नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सरकार बनते के साथ सबसे पहले हम रोजगार देंगे नौजवानों को रोजगार देंगे। और जितने भी हॉस्पिटल डैमेज पड़े हैं, सरकार बनते के साथ सबसे पहले हम हॉस्पिटल को दुरुस्त करेंगे और डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे, काम करेंगे, रोजगार देंगे लोगों को। ये जितने भी गाजियाबाद में लोगों की जरूरत है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा लोग करते हैं। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, हर पार्टी के अपने अपने वादे हैं, लेकिन वाकई अगर स्वास्थ्य पे काम हो, अगर सड़क पे काम हो, क्योंकि इस देश में अभी जो बेसिक मूलभूत चीजें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और उम्मीद करती है गाजियाबाद की जनता कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार चुनकर आए, किसी की भी सरकार बने, यहाँ पर काम होगा। इसी उम्मीद में 10 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और 10 मार्च को ये तय होगा कि किसकी किस्मत खुली और किसकी किस्मत 5 साल के लिए जनता ने फिर बंद कर दी। आज के चुनावी अखाड़े में गाजियाबाद से इतना ही। फिर मिलेंगे कहीं और, किसी और सीट से, कुछ और मुद्दों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।